नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। शिवाजी के जीवन अध्याय में आज हम उस कहानी का वर्णन करने जा रहे हैं जब औरंगजेब ने उनका राज दरबार में बुलाकर अनादर किया। औरंगजेब उस समय आगरा में था। शिवाजी आगरा पहुंचे उसके 3 दिन उपरांत शाही दरबार समाहूत होना निश्चित हो चुका था। औरंगजेब के साथ प्रथम साक्षात्कार के लिए शिवाजी को इस दरबार में बुलाया गया। शिवाजी राम सिंह के साथ दीवाने खास में जा उपस्थित हुए। उस दिन मई का 12वां दिन था। मुगल दरबार की रीति नीति और क्रियाकलाप सर्वथा सुनिश्चित थे और सदा ही यंत्रवत संपन्न होते रहते थे, किंतु उस दिन सहसा उस यंत्रवत संपादन में एक विघ्न उपस्थित हो गया। अमीर उमरा अपने भेंट मुगल शहंशाह के सामने रख चुके थे। तब घोषणा आकार के उच्च स्वर से पुकारा, शिवाजी राजा। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी और 10 मराठा सरदारों के साथ अग्रसर हुए। सिंहासन स्थान के नीचे चांदी के कटहरे से घिरा हुआ एक छोटा सा आंगन सा बना हुआ था। उसके समीप जाकर शिवाजी रुक गए। उनके हाथों में 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक थाल था, किंतु मुगल शहंशाह को 3 बार तस्लीम न बजाकर शिवाजी ने 3 बार बद्धांजलि प्रणाम ही किया। उनके अपने अनुयायी लोग उन्हें इस प्रकार ही प्रणाम किया करते थे। दीवाने खास में एक क्षण सन्नाटा छा गया। दरबारी लोग आंखों की कोर से औरंगजेब की ओर देख रहे थे, किंतु औरंगजेब के मुख पर एक रेखा भी इस्तः नहीं हुई। उसने अपने सिर के ईषद स्पंदन से शिवाजी की भेंट स्वीकार कर ली। तब उसने एक राजकर्मचारी की ओर संकेत किया। वह राजकर्मचारी सिंहासन स्थान से नीचे उतरा और शिवाजी को दीवाने खास के मध्य स्थान से अपसरित करके निम्न वर्ग के सामंतों की पंक्ति में ले गया। उसने शिवाजी से कहा, दरबार की सामंत परंपरा में यही आपका यथा योग्य स्थान है। और वह शिवाजी को वहां छोड़कर लौट आया। यह बात सर्वथा स्पष्ट थी कि यदि शिवाजी तस्लीम न करने की भूल नहीं भी करते तो भी औरंगजेब उनका इसी प्रकार अपमान करता। उसने पहले से ही निश्चित किया हुआ था शिवाजी को विक्षुब्ध करके उनके मुख से विद्रोह के उद्गार निकलवा ले। इस प्रकार औरंगजेब को बहाना मिल जाता कि वह शिवाजी को दिया गया अपना अभय दान वापस लौटा ले। दरबार के घोषणाकार ने स्पष्ट शब्दों में शिवाजी को राजा कहकर संबोधित किया था। इस पर भी शिवाजी को मुगल अश्वारोहिणी के सेना नायकों और शूद्र सामंतों की पंक्ति में खड़ा करना उनको जानबूझकर उत्तेजित करने का उपक्रम था। शिवाजी ने अपने आप को और भी अधिक अपमानित इसलिए समझा कि उनका स्थान एक राठौड़ सरदार की पीठ पीछे था। वह राठौड़ सरदार एक बार मराठों द्वारा पराभूत हो चुका था। शिवाजी ने अपने पार्श्व पर खड़े हुए पुरुष को संबोधित करके कहा, ऐसा जान पड़ता है कि हमारे भाग्य में इस राठौड़ की पीठ ही देखनी बदी है। मेरे सैनिकों ने भी इसके पूर्व अनेक बार इसकी पीठ देखी है। दरबार फिर सन्न रह गया। राम सिंह इस स्थिति को देखकर भयभीत हो उठा। वह तुरंत ही शिवाजी के समीप गया और उनको शांत करने की चेष्टा करने लगा। उसने शिवाजी को वचन दिया कि वह मुगल शहंशाह से प्रार्थना करके शिवाजी को दरबार की परंपरा में उनके योग्य स्थान दिलवा देगा, किंतु शिवाजी शांत नहीं हुए। वे उच्च स्वर से और दृष्टवाणी से बोलते रहे। दरबार में और भी आतंक छा गया, किंतु औरंगजेब ने यह बाधा भी अनदेखी कर दी। राम सिंह औरंगजेब के स्वभाव को जानता था। औरंगजेब को शांत देखकर उसने यह समझने की भूल नहीं की कि औरंगजेब ने शिवाजी का आचरण अनदेखा कर दिया है। उसने शिवाजी की मार्जना करने के लिए औरंगजेब से कहा, ये पार्वत्य प्रदेश के सरदार हैं, ये दरबार के शिष्टाचार से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। औरंगजेब ने कोई टीका नहीं की और दरबार का दूसरा काम चलने लगा। दरबार विसर्जित होने पर शिवाजी और राम सिंह जयपुर निवास में चले आए। शिवाजी अब भी शिकायत कर रहे थे कि खुले दरबार में उनका अपमान किया गया है। कुछ क्षण उपरांत उनको शिकायत करने का एक और भी कारण मिल गया। वे जयपुर निवास में प्रविष्ट ही हुए थे कि अश्वारोहिणी के एक दल ने आकर उस निवास को चारों ओर से घेर लिया। अश्वारोहियों का अनुगमन पदातियों के एक दल ने किया और अंततः तोपचियों ने आकर निवास के प्रत्येक द्वार को तोपों की सीध में कर दिया।
इस अवसर पर और अपने जीवन में प्रथम बार शिवाजी सर्वथा निराश हो गए। वे एक पलंग पर पड़कर चिंतामग्न हो गए। उनके पुत्र संभाजी राजे उनको सांत्वना देने आए और शिवाजी ने उनको छाती से लगा लिया, मानो वे अपने पुत्र से विदा ले रहे हों। किंतु समय बीत चला और मुगल सैनिक केवल पहरा ही देते रहे। अब ये स्पष्ट था कि औरंगजेब ने तुरंत ही शिवाजी का वध करने का निश्चय नहीं किया है। वह अपने आखेट के साथ खेलना चाहता था, आखेट को आशंका के कूल पर विकल करके। शिवाजी के लिए उस निवास से निष्क्रमण करना निषिद्ध था। निवास का घेरा डालने वाले सैन्य बल का नायक नगर कोतवाल पोलाद खां था, किंतु औरंगजेब शिवाजी के पास सौजन्य सूचक संदेश भेज रहा था। कुछ दिन उपरांत वह फल फूलों की भेंट भी भेजने लगा। शिवाजी ने प्रधानमंत्री एतमादुल मुल्क के पास संदेश भेजकर उसे स्मरण करवाया कि उनको अभयदान दिया गया था, किंतु उनके दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री शायस्त खां का साला था। शायस्त खां बंगाल में बैठा बैठा अपने प्रवास स्थान से ही शिवाजी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। अतएव शिवाजी को कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। शाही हरम में शिवाजी की एकमात्र मित्र औरंगजेब की दुहिता जीनत उन्निसा थी। उसने एक जाली की आड़ में से शिवाजी को दरबार में खड़े हुए देख लिया था और उसी क्षण से मन ही मन वह उनके साथ प्रेम करने लगी थी। वह शिवाजी के सौष्ठव पर मुग्ध हो गई थी। शिवाजी का स्वाभिमान और दृप्त आचरण भी उसकी श्रद्धा का स्थान बन गए थे। उस दरबार की यंत्रवत रीति नीति की तुलना में उनकी स्वच्छंदता तथा साहस वस्तुतः स्तुत्य थे। वह अपने पिता के सामने शिवाजी के लिए प्रार्थना करती थी। औरंगजेब की प्रतिक्रिया किसी को ज्ञात नहीं थी। जीनत उन्निसा आजीवन अविवाहित ही रही, किंतु बेगम साहिबा का प्रभाव शाही महल में बहुत बड़ा। अनेक वर्ष उपरांत जब मुगल सेना ने शिवाजी के पुत्र को फांस लिया और यंत्रणा देकर उनका वध कर दिया, तो शिवाजी के पौत्र को जीनत उन्निसा के पास रख दिया गया। उस बालक का नाम भी शिवाजी था। जीनत उन्निसा का दायित्व था कि वह उस बालक को दरबार के शिष्टाचार की शिक्षा दे। औरंगजेब की इच्छा थी कि बालक को मुसलमान बना लिया जाए, किंतु जीनत उन्निसा ने फिर औरंगजेब के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की कि वह बालक का धर्म नष्ट न करे। औरंगजेब ने मन मारकर बेटी की बात मान ली। बालक शिवाजी के प्रति जीनत उन्निसा ने जो भक्ति भाव प्रकट किया, उससे ये स्पष्ट था कि बालक के पितामह ने शहजादी के मानस को इस प्रकार आविष्ट कर लिया था। समय का व्यवधान भी उस आवेश को नहीं उतार पाया था। राम सिंह भी सतत ही शिवाजी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रथम तो औरंगजेब ने मुख ही नहीं खोला। फिर एक दिन उसने राम सिंह से पूछ लिया, तुमको इस प्रसंग में ऐसी क्या चिंता है? और तब यह स्मरण करके कि राम सिंह ने किस प्रकार भरे दरबार में शिवाजी की मार्जना की थी, औरंगजेब ने विनोद के आशय से घोषणा कर दी कि वह राम सिंह को ही काराध्यक्ष नियुक्त करेगा और शिवाजी की सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर न्यस्त कर देगा। जब राम सिंह ने प्रतिवाद किया, तब औरंगजेब ने उसको डराने का प्रयत्न किया। औरंगजेब ने संकेत सूचक शब्दों में कहा कि वह तो समस्त हिंदुओं के प्रति ही सदा संशंक रहता है। अंत में उसने धमकी भी दी कि यदि राम सिंह ने फिर कभी कोई अभ्यर्थना की तो वह उसको और शिवाजी को एक साथ अफगानिस्तान के किसी दुर्ग में काराग्रस्त कर देगा। शिवाजी समझ गए कि औरंगजेब उनको उत्तेजित करके किसी दुस्साहस के लिए विवश करना चाहता है। तब औरंगजेब को उनका वध कर डालने का बहाना मिल जाएगा। एक दिन कोई सरकारी विज्ञप्ति ये घोषणा कर देगी कि पलायन की चेष्टा करते हुए शिवाजी गोली का शिकार हो गए। अतः शिवाजी ने धैर्य खोए बिना कूट कौशल के विरुद्ध कूट कौशल का ही आश्रय लिया। निवास का पहरा देने वाला सैन्य दल सहसा ये देखकर चकित हो गया कि शिवाजी कितने प्रसन्न वदन और हर्षोत्फल रहने लगे हैं। पहरा देने वाले सैनिकों के साथ विनोद करने लगे। सेना के नायकों के पास उन्होंने उपहार भेजना आरंभ कर दिया और वे बारंबार कहने लगे कि आगरा का जलवायु स्वर्ग के समान है। वे मुगल शहंशाह की ओर से आने वाले फल फूल तथा मिष्टान्न के लिए कृतज्ञ हैं। शासन तंत्र और कूटनीति अजस्र जंजाल से अवकाश पाकर वे सुख का अनुभव कर रहे हैं और सुसभ्य उत्तर की इस अप्रतिम नगरी में वे एक भद्र पुरुष के समान संस्कार संपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। यह तो नहीं माना जा सकता कि शिवाजी के निराशपूर्ण आचरण को अकस्मात ही इस निर्बाध आशा से पूर्ण आचरण में परिगत होते देखकर औरंगजेब तुरंत ही धोखे में आ गया। दीर्घ 3 मास तक
वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मिथ्याचार का मुगल विशेषज्ञ मराठे के अभिनय की परीक्षा कर रहा था। ग्रीष्मकाल बीत चला। जून मास के धूली भरे बवंडरों का स्थान जुलाई की मूसलाधार ने ले लिया। मच्छर काटने लगे, मलेरिया फैल गया, किंतु शिवाजी की ओर से अधैर्य अथवा अवसाद का कोई इंगित नहीं मिला। औरंगजेब के गुप्तचर अहरनिश उनको ताकते रहते थे, किंतु वे लोग बारंबार यही समाचार लेकर औरंगजेब के पास आए कि शिवाजी सदा की नाई सर्वथा शांत हैं, और धीरे धीरे औरंगजेब का संदेह भी दूर होने लगा। तब शिवाजी ने औरंगजेब से पूछा, क्या उनकी माताजी तथा धर्मपत्नी भी आगरा में आकर उनके साथ निवास कर सकती है? मुगल शहंशाह ने सहर्ष सम्मति दे दी। वह समझा कि यदि कोई व्यक्ति पलायन करना चाहता है तो वह अपने परिवार की स्त्रियों को बंधक नहीं बनाएगा, और शिवाजी तो अपनी माताजी को अपने राज्य की कर्ता धर्ता बनाकर आए थे। दूसरे किसी कर्ता धर्ता को नियुक्त किए बिना ही जीजाबाई को बुला भेजने का अर्थ यह था कि शिवाजी अपने शुद्र राज्य की ओर से सर्वथा उदासीन हो गए थे। ये सत्य था कि शाही अनुमति प्राप्त हो जाने पर भी शिवाजी के परिवार की स्त्रियां आगरा आने में बहुत विलंब कर रही थीं। किंतु इस विलंब का एक सहज कारण भी तो हो सकता था। महाराष्ट्र में तो मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। जुलाई तथा अगस्त के महीनों में वह देश यात्रा करने के योग्य नहीं रह जाता था, और इस प्रकार औरंगजेब के अंतर में शिवाजी के प्रति एक जुगुप्सा का भाव पुष्ट होने लगा। उसने शिवाजी के पराक्रम तथा कूट कौशल की अनेक कथाएं सुनी थी, और प्रथमतः वह यही मानता रहा था कि उसके वे बंदी बहुत ही भयप्रद हैं। किंतु धीरे धीरे उसको विश्वास होने लगा कि शाही सरदारों ने अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए ही शिवाजी के संबंध में उन विस्मयकारी कथाओं की कल्पना कर डाली होगी। इसी समय शिवाजी ने एक अन्य प्रार्थना की, जिससे औरंगजेब को पक्का विश्वास हो गया कि शिवाजी वास्तव में ही उसकी जुगुप्सा के पात्र हैं। शिवाजी ने कहला भेजा था कि उनका अनुगमन करके आने वाले मराठों अश्वारोहियों को वापस उन लोगों के घर भेज दिया जाए। उनका कहना था कि इन अश्वारोहियों से यहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा। औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ। वह तो बहुत दिन से ये चाहता था कि किसी दिन शिवाजी के अनुयायियों का पत्ता कटे। अब स्वयं शिवाजी ने ही उसके मन की बात कह दी थी। अब एक दो सेवकों को छोड़कर शिवाजी सर्वथा एकाकी थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी में एकाकी। मुगल सेना के चुने हुए सैनिक आठों पहर उन पर पहरा दे रहे थे। अब उनकी ओर से किसको कौन सी आशंका हो सकती थी, और वे तो सत्यश ही उत्तर भारत की संस्कृति में शिक्षित होने लगे थे। वे फारसी शिष्टाचार भी सीख रहे थे। वे दरबार के सामंतों के साथ फल फूल तथा मिष्टान्न के उपहारों का आदान प्रदान कर रहे थे। उपहारों के साथ साथ वे शिष्ट संदेश भी भेजते थे। मुगल सरदारों के आवासों में उनके रसोइयों द्वारा रांधा हुआ मराठा भोजन जाता था। उन सरदारों को अपने पुलाव इत्यादि की तुलना में दक्षिण भारत का ये सीधा साधा भोजन भले ही निस्वाद लगता हो, किंतु वे शिवाजी के शिष्टाचार की तो प्रशंसा ही करते थे, और प्रत्युत्तर में वे भी अपने घरों में बने हुए स्वादिष्ट भोजन भेजते थे। जयपुर निवास में इस प्रकार भोजन इत्यादि के टोकरे, भांड और अन्य बर्तन आने जाने लगे। पहले पहले इन सब बर्तनों की सूक्ष्म परीक्षा की जाती थी। नगर कोतवाल स्वयं उस परीक्षा का निरीक्षण करता था, किंतु धीरे धीरे वह कोतवाल और उसके आदमी इस प्रकार का परीक्षा कार्य करते करते ऊब उठे। भात की डेरियां, आम की डेरियां और दाग साग के मटके, कुछ दिन उपरांत के टोकरे और बहगियां आती थीं, तो वे लोग एकाध प्रश्न पूछकर अथवा एकाध टोकरे को उघाड़कर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लेते थे। किंतु शिवाजी की पाचन शक्ति इस योग्य नहीं थी कि वे मुगल आवासों से आए हुए पुलाव और कोफ्ते पचा सकें। अगस्त मास के मध्य में वे रुग्ण हो गए। जिगर का कोई रोग था। ज्वर और भड़क भी रहने लगे। शिवाजी ज्वर के कारण मूर्छामान होकर कराते थे, और पहरेदार को उनका स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ता था। हकीम लोग उनकी चिकित्सा करने आए और उनकी दशा देखकर चिंतित हो गए। हकीमों ने उनको चूर्ण खिलाए, आराम करने तथा मालिश करवाने का परामर्श दिया। शिवाजी बहुत ही शिष्ट रोगी सिद्ध हुए। वे मौन भाव से अपनी शैया पर शयमान रहते थे और बिना बाधा का बोध किए ही समस्त औषधियों का सेवन कर लेते थे। उनकी मालिश भी होने लगी। एक दिन वे उठ बैठे और बोले कि उनको मानुषिक प्रयास पर ही पूरा भरोसा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने पहरेदारों से प्रार्थना की कि वे लोग उनके 2 सेवकों को बाहर जा लेने दे।
वे उन सेवकों द्वारा कुछ घोड़े खरीदवा कर मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भेंट स्वरूप भेजना चाहते थे। पोलाद खां ने सोचा कि हिंदू अंधविश्वासी है, किंतु उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दे दी कि वे शिवाजी के सेवकों को बाहर जाने दें। वे सेवक घोड़े लेकर धीरे धीरे चलते हुए मथुरा की ओर जाने लगे। सेवकों के इस प्रमाद को देखकर कोई यही कह सकता था कि उन लोगों के स्वामी रुग्ण हैं और वे लोग स्वामी की ओर से दंडित होने से आशंका नहीं करते। 9 अगस्त के दिन शिवाजी ने अपनी अवस्था में सुधार अनुभव किया। वे अभी भी शैया आरूढ़ ही रहे, किंतु उनकी भड़क मिट गई थी। उनको स्मरण हुआ कि मुगल शिष्टाचार के अनुसार उनके अपने स्वास्थ्य लाभ के उपलक्ष्य में अपने मित्रों के साथ उपहार भेजने चाहिए। तब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वे दरबार के एक सरदार के पास फलों के 2 टोकरे भेजना चाहते हैं। कोतवाल ने कोई बाधा उपस्थित नहीं की। बहंगी जब निवास से बाहर निकली तो पहरेदारों ने न तो टोकरियों की परीक्षा की और न उनको ले जाने वाले कहारों का ही झाड़ा लिया। कहार लोग जो ही एक निर्जन स्थान में पहुंचे, त्यों ही उन्होंने अपने टोकरे धरती पर टिका दिए। एक टोकरे में से शिवाजी बाहर निकले और दूसरे में से उनके पुत्र संभाजी। कहारों ने भी अपने मोटे कपड़े के वस्त्र उतार फेंके। वे दो मराठा नायक थे जो सेवक का रूप धारण करके शिवाजी के पास ठहर गए थे। एक अन्य नायक ने भी सेवक का रूप धारण किया हुआ था। उसका नाम था हीरा। शिवाजी जब टोकरे में बैठकर जयपुर निवास से बाहर निकल आए तो हीरा उनकी शैया पर शयमान हो गया। उसने शिवाजी के वस्त्र पहन लिए थे तथा उनकी मुक्तावली भी धारण कर ली थी। उसने अपना शरीर ग्रीवा तक एक कंबल से ढक लिया और वह दीवार की ओर मुख फेर कर लेट गया, मानो ज्वर फिर लौट आया हो। किंतु उसका एक हाथ कंबल के बाहर निकला हुआ था। उस हाथ में शिवाजी का अंगद बंधा था और एक उंगली पर शिवाजी की राज मुद्रा चमक रही थी। हकीम जी का शिष्य नित्य ही शिवाजी की मालिश करने आता था। वह शैया के निकट उपासीन होकर हीरा की मालिश करने लगा। मध्याह्न की बेला आते आते पहरेदार ने अनुभव किया कि जयपुर निवास असाधारण रूप से निशब्द है। उन लोगों ने भीतर प्रवेश किया, किंतु शिवाजी ज्वर के वेग से जर्जर होकर शयमान थे। पहरेदार उनसे क्षमा मांगते हुए वापस लौट आए। अपराह्न के समय हीरा शिवाजी की शैया पर से उठा। उसने अपने वस्त्र पहन लिए और वह मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। मालिश करने वाला लड़का उसके साथ था। उसने पहरेदारों से कहा कि शिवाजी ने उनको बाजार में जाकर कुछ वस्तुएं खरीद लाने का आदेश दिया है, यही कुछ औषधियां और मरहम इत्यादि। हकीम जी के शिष्य को उसके साथ देखकर पहरेदार समझे कि हीरा कोई नुस्खा तैयार करने के लिए औषधियां लेने जा रहा होगा। उन लोगों ने शिवाजी के स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ की। हीरा ने सिर हिलाकर कह दिया, उनकी अवस्था अच्छी नहीं है, आप लोग उनकी शांति भंग न करें, किसी प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। तदंतर हीरा बाजार की ओर चला गया। जयपुर निवास में उस दीर्घ स्थायी अपराह्न की निस्तब्धता छाई हुई थी। उसके समस्त कक्ष निर्जन थे। काराग्रस्त मराठों में से अब वहां किसी की छाया भी नहीं रह गई थी और पहरेदार लोग द्वार पर बैठे जम्मैया ले रहे थे। पोलाद खां भी सुस्ताने के लिए अपने आवास पर चला गया था। अब वह यह आवश्यक नहीं समझता था कि सारे दिन जयपुर निवास पर स्वयं उपस्थित रहकर पहरे का निरीक्षण करे। वह तो सदा ही इस प्रकार की असाधारण सावधानी का विरोधी रहा था और पोलाद खां की अनुपस्थिति में अन्य पहरेदार भी ढीले पड़ गए थे। सांझ के पहले वे लोग अपने नियत स्थानों से नहीं हिले। कुछ समय बीतने पर पहरेदारों को ऐसा आभास हुआ कि निवास के भीतर असाधारण शांति है। न किसी की पदचाप, न किसी की बोलचाल का कोई शब्द। वे लोग भागकर निवास के भीतर जा घुसे और उसका कोना कोना छानने लगे और दूसरे क्षण उनका संशय एक घोर आतंक में परिणत हो गया। वहां पर विवश सा पड़ा रहने वाला बंदी तो अदृश्य हो चुका था। पहरेदार लोग ये समाचार लेकर पोलाद खां की ओर दौड़े और यह दौड़कर शाही महल में पहुंचा और औरंगजेब के चरणों में लौट गया। वह बड़बड़ा रहा था, जादू जादू, वह उड़ गया, वह हवा में विलीन हो गया या धरती में धंस कर निकल गया, हम नहीं जानते। एक अन्य सूत्र के अनुसार औरंगजेब के पास ये समाचार लेकर राम सिंह को जाना पड़ा था। उसने औरंगजेब से प्रार्थना की कि वह उसके साथ एकांत में बात करना चाहता है। शहंशाह के सम्मुख आते ही उसने तस्लीम की। तदंतर वह बद्धांजलि होकर मौन खड़ा रहा। उसकी आंखें धरती की ओर थी। औरंगजेब उसका ये आचरण देखकर कुछ नहीं समझ पाया। राम सिंह अपने विनोद प्रिय तथा ओजस्वी स्वभाव के कारण उसका मुंह लगा दरबारी था। औरंगजेब ने उससे पूछा कि बात क्या है
और अंततः राम सिंह ने अत्यंत ही निम्न स्वर में स्वीकार किया कि शिवाजी पलायन कर गए। तुरंत ही एक भयानक मौन चारों ओर छा गया। औरंगजेब ने अपने हथेली ऊपर उठाई और अपना माथा पकड़ लिया। वह बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठा रहा। उसके मुख का भाव सर्वथा अचल था और जब उसकी समाधि भंग हुई तो उसने राम सिंह को पदच्युत कर दिया, उसकी सारी संपत्ति का हरण कर लिया और उसको दरबार से निर्वासित कर दिया। औरंगजेब की निराशा की था या तो वह स्वयं जानता था या उसका अल्लाह। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बंदी का इस प्रकार बंधन तोड़कर भाग जाना ही अपने आप में अत्यंत दुस्सह था, जबकि औरंगजेब तो 1 घंटा पूर्व ये निश्चय कर चुका था कि शिवाजी स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ हो, उनको अपने मार्ग से हटा देना ही हितकर होगा। उसने गुप्त रूप से आदेश भी दिया था कि जल्द से जल्द शिवाजी की हत्या कर दी जाए। तब तक शिवाजी और उनके साथी नगर का परिचय द्वार पार कर चुके थे। किसी ने भी उन लोगों से कोई प्रश्न नहीं पूछा और वे लोग नौका में बैठकर यमुना के उस पार की ओर चल पड़े। नदी का दूसरा तीर निकट आया तो शिवाजी ने रुपयों की एक मुट्ठी नाविक को दी और उससे अनुरोध किया कि वह मुगल शहंशाह को समाचार दे दे कि उसने शिवाजी तथा उनके पुत्र को पार उतारा है। इस प्रकार के आचरण से शिवाजी अपना दुस्साहस नहीं प्रकट कर रहे थे, वे तो केवल यह प्रवाद फैलाना चाहते थे कि वे पश्चिम की ओर पलायन कर रहे हैं। इस प्रवाद का भेद आगे चलकर खुला। मथुरा के मार्ग पर द्रुत पद जाकर शिवाजी ने अपने उन सेवकों को पकड़ लिया जो घोड़े लेकर मथुरा की ओर जा रहे थे। तब उन सब लोगों ने अश्वारोहण किया और रात के अंधेरे में सरपट घोड़े दौड़ाते हुए वे लोग प्रातःकाल प्रथम पहर में ही मथुरा जा पहुँचे। पुजारियों की भीड़ में विलीन हो जाने वाले आगरा के आसामियों को किसी ने लक्ष्य नहीं किया। तब काशी नाम के एक ब्राह्मण के आवास पर जाकर शिवाजी तथा उनके साथियों ने अपने वस्त्र बदल डाले। शिवाजी ने अपना मस्तक मुंडित करवाया, अपनी दाढ़ी मूछ भी मुंडवा ली और अपने शरीर पर भभूत रमाकर उन्होंने साधु का काशाय वस्त्र धारण कर लिया। उनके कटु सूत्र से भिक्षा पात्र लटक रहा था और उनके हाथ में एक दंड था। उस दंड को थोथा करके भीतर स्वर्ण मुद्राएं भर ली गई थीं। उनके साथियों ने भी साधुओं और परिवारजकों का वेश धारण कर लिया। शिवाजी को अपना पुत्र मथुरा में ही छोड़ना पड़ा। संभाजी रात भर के अश्वारोहण से श्रांत हो चुके थे। काशी ब्राह्मण ने उनको अपने आवास में छुपाकर रखने का वचन दिया। उसने संभाजी को ब्राह्मण का वेश पहनाया और सब ओर ये प्रवाद फैला दिया कि उसका पुत्र उससे मिलने के लिए आया हुआ है। तदंतर शिवाजी तथा उनके साथी एक बार फिर यात्रा के लिए निकल पड़े। वे मराठा देश से काली कोसों दूर थे। उनके भागने की घोषणा होते ही शाही सैन्य चारों ओर जाने वाले यात्रा पथों पर दौड़ पड़ा था। चारों दिशाओं के स्थानीय अधिकारियों का आदेश दिया जा चुका था कि वे लोग भागने वालों की खोज में सतर्क रहें। शिवाजी ने कुछ घोड़े पश्चिम दिशा की ओर भेजे थे और नाविक द्वारा दिए गए समाचार के अनुसार वे स्वयं भी उसी दिशा में गए थे। मुगल सरकार ने स्वभावतः ही यह अनुमान लगाया कि वे खानदेश तथा गुजरात होकर दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रा पथ से स्वदेश की ओर भाग रहे होंगे, किंतु शिवाजी तो अपनी गति को दुगनी करके पूर्व की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। इस प्रकार वे अपना अनुधावन करने वाले मुगल सैनिकों के सामने से निकल गए। उन्होंने जानबूझकर ये दुस्साहस किया था। नगर नगर और ग्राम ग्राम में घोषणा हो चुकी थी। शिवाजी को पकड़ने वाले के लिए प्रभुत पुरस्कार की घोषणा की गई थी और शिवाजी को किसी प्रकार की सहायता देने वालों के लिए कठोर दंड का विधान भी। एक ग्राम में शिवाजी को सचमुच ही पकड़ लिया गया और उनको ग्राम के अधिकारी के पास ले जाया गया। अधिकारी रात को देर तक उनके साथ जिरह करता रहा। आधी रात के समय शिवाजी का धैर्य नष्ट हो गया और उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया, किंतु वे तब तक इस अधिकारी के चरित्र का अनुमान लगा चुके थे और उन्होंने अपने अभ्यस्त कौशल का प्रयोग करके अपनी स्वतंत्रता के विनिमय में कुछ रत्न अधिकारी को देना चाहा। अधिकारी ने घूस ले ली और उनको छोड़ दिया। शिवाजी समझ गए कि अब उनको और भी अधिक सावधान रहना होगा। तदंतर वे केवल रात्रि के समय ही यात्रा करने लगे, सर्वथा एकाकी रहकर। उनके साथी अन्य मार्गों से यात्रा कर रहे थे। उस समय नाभा नाम का एक ब्राह्मण काशी के किसी महापंडित के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा था। इधर कुछ दिनों से वह गुरु के प्रति असंतुष्ट हो गया था। वह शिकायत करने लगा था कि गुरुदेव उससे बहुत अधिक परिश्रम करवाते हैं और उसको पूरा भोजन नहीं देते। अतएव वह बाट जो रहा था कि उसको कोई अन्य काम मिल जाए। एक दिन सूर्योदय के पूर्व ही वह गंगा तट पर जाकर एकाकी बैठ गया और अपने भाग्य को कोसने लगा।
सहसा एक आपाद मस्तक आच्छादित छाया मूर्ति उसके समीप आई और बोली, क्या आप मेरे लिए प्रातः स्नान तथा प्रातः प्रार्थना का प्रबंध करेंगे? नाभा ने स्वीकार कर लिया और प्रातः काल के शैत्य तथा अंधकार में वह अपने अज्ञातनामा यजमान के लिए पूजा पाठ करने बैठ गया। तब अकस्मात सारे नगर में बिगुल और नक्कारे का शब्द गूंज उठा। नगर के आरक्षी सैनिक गलियों में दौड़ भाग कर रहे थे। वे लोग समस्त गृहवासियों को जगह जगह कर समाचार दे रहे थे कि शिवाजी के काशी आगमन का सुनिश्चित संधान मिल चुका है। नाभा ब्राह्मण और उस अज्ञातनामा यजमान ने एक दूसरे की ओर देखा। यजमान ने कहा, अपना हाथ इधर कीजिए। नाभा ब्राह्मण के हाथ में 9 बड़े बड़े रत्न न्यस्त थे। नाभा समझ गया। वह अपना मुख फेर कर पुनरेण पूजा पाठ करने लगा और उसका अज्ञातनामा यजमान अंधकार में विलीन हो गया। उस दिन काशी के वे महापंडित व्यर्थ ही अपने शिष्य की बाट जोते रहे। नाभा काशी से चलकर सूरत जा पहुंचा। वहां उसने एक बड़ा सा मकान खरीद लिया और वह आयुर्वेद का व्यवसाय करने लगा। अनेक वर्ष उपरांत उसने इतिहासकार खफी खां को ये कथा सुनाई और अपने वैभव का मूल कारण प्रस्तुत किया। इस प्रकार कभी पांव पांव और कभी घोड़े की पीठ पर यात्रा करते हुए शिवाजी बंग समुद्र के तीर पर आ पहुँचे। मछेरों के उस क्षुद्र गांव में भी उनके भागने का समाचार प्रसार पा चुका था। जब उन्होंने एक घोड़ा खरीदना चाहा तो घोड़े बेचने वाले को उन पर संदेह हो गया। उसने पूछा, घोड़े का आप क्या करेंगे? शिवाजी ने उसको कुछ स्वर्ण मुद्राएं देना चाहा। उस व्यक्ति का संदेह पुष्ट हो गया। वह बोला, आप तो वे भागे हुए मराठे जान पड़ते हैं, तभी आपका हाथ इतना खुला हुआ है। और आशंका से कांप कर शिवाजी ने अपना अवशिष्ट धन भी उसको सौंप दिया। एक अन्य व्यक्ति के लोभ ने एक बार फिर उनकी रक्षा की थी। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रह गई थी। नहीं वे घोड़ा खरीद पाए थे, किंतु वे सकुशल थे। इसी बात पर उन्होंने अपना सौभाग्य सराहा। शांत प्राय शिवाजी मध्य भारत की ओर मुड़ पड़े। इंदौर के निकट आकर वे किसी किसान की कुटिया में ठहर गए। उनको विश्वास था कि आतिथ्य सत्कार की भारतीय परंपरा का अनुयायी किसान उनसे बहुत पूछताछ नहीं करेगा। किसान ने उनका स्वागत भी किया। उसकी मां भोजन प्रस्तुत करने के लिए तुरंत ही रसोई घर में चली गई। संयोगवश मराठों का एक दल मुगल प्रदेश में लूटपाट करता हुआ उन्हीं दिनों उस ओर आया था और वह गांव जहां शिवाजी इस समय ठहरे हुए थे उनके द्वारा सताया गया था। बुढ़िया जब रसोई घर से बाहर निकली तो वह मराठों को कोसने बैठ गई और उसने कहा, मैं भगवान को उलाहना देती हूँ, वह लुटेरा शिवाजी कारागार में ही क्यों नहीं मर गया। शिवाजी ने बुढ़िया से पूछा कि उसकी तथा उसके परिवार की कितनी क्षति हुई है और कई मास उपरांत जब वे अपने राज्य में पहुंच गए तो उन्होंने बुढ़िया के पास बटुआ भेजा। बटुए में बुढ़िया द्वारा बतलाई हुई क्षति से दुगना धन था। शिवाजी की माता अभी भी राजकार्य संभाल रही थी। अगस्त मास में उन्होंने भी समाचार सुना था कि शिवाजी निकल भागे हैं, किंतु तदुपरांत शिवाजी का कोई अन्य समाचार नहीं उपलब्ध हुआ था। यही सुना गया था कि सारे मुगल साम्राज्य में सनसनी फैली हुई है। मुगल अधिकारी सब और शिवाजी की खोज कर रहे हैं। 4 मास बीत गए और तब भी शिवाजी का कोई समाचार नहीं आया। दिसंबर मास के एक प्रातः काल में जीजाबाई अपने महल में एकाकी उपासीन थी। एक सेवक ने आकर समाचार दिया कि एक साधु बाबा उनसे भेंट करना चाहते हैं। जीजाबाई ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। फटे पुराने चीथड़े पहने हुए एक साधु बाबा ने भीतर प्रवेश किया। जीजाबाई ने सिर ऊपर उठाए बिना ही पूछा, क्या चाहिए बाबा? साधु बाबा ने उत्तर दिया, मैं एक समाचार लेकर आपके पास आया हूँ। और वे साधु बाबा जीजाबाई के चरणों में गिर पड़े। इस आचरण से द्रवित होकर जीजाबाई ने साधु बाबा को ऊपर उठाया और प्रथम बार उनका मुख देखा। वे शिवाजी थे। शिवाजी के लौट आने का समाचार दावा अग्नि के समान महाराष्ट्र के कोने कोने में फैल गया। रात और दिन तोपें छूटती रही। प्रत्येक पर्वत शिखर पर अग्निशिखा प्रज्वलित हुई। आकाश में आतिशबाजियां उड़ी। ग्राम ग्राम के निवासी मंगल मना रहे थे। शिवाजी का रोमांचकारी नाम सबके मुख पर था। जिससे भी बन पड़ा वही राजधानी में जा पहुंचा। बंधन तोड़कर लौट आने वाले राजा की एक झांकी पाने के लिए लालायित लोग घंटों तक प्रासाद के द्वारों पर खड़े रहने लगे। वे शिवाजी के असाधारण पलायन तथा भय संकुल भ्रमण के विषय में चर्चा सुनना चाहते थे और मुगलों की महान मूर्खता का विचार करके उनको हंसी आ जाती थी। दक्षिण का सूबेदार राजा जय सिंह शिवाजी के लौट आने का समाचार सुनते ही विषादग्रस्त हो गया। शिवाजी के भाग निकलने का समाचार सुनते ही उसने लिखा था
मैं सब समय चिंताग्रस्त रहता हूँ। मैंने अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों को विविध वेशों में भेजा है कि वे लोग जाकर शिवाजी का संधान करें। अब राजा जयसिंह की आशंकाएं सत्य बन चुकी थी। उसने खेद प्रकट किया, वह शैतान शिवाजी लौट आया है, कौन जाने उसके मन में क्या है। शिवाजी के बंधन का समाचार सुनकर राजा जयसिंह ने संताप का अनुभव किया। मुगल शहंशाह ने शिवाजी को अभयदान का जो वचन दिया था, ये उस वचन का तिरस्कार था। फिर औरंगजेब ने राम सिंह को शिवाजी के बंधन का दायित्व सौंप दिया था। ये तो बहुत ही खेद का विषय था। अब शिवाजी के पलायन के समाचार के साथ साथ राम सिंह के पतन तथा पराभव का समाचार भी आ पहुंचा। यदि पुत्र के प्रति औरंगजेब इतना विक्षुब्ध था, तो क्या वह पिता को भी अपने क्रोध का भाजन नहीं बनाएगा। यह प्रवाद प्रसार पा रहा था कि उस वृद्ध राजपूत के उच्च पद पर असाधारण यश से द्वेष करने वाले मुसलमान दरबारी मुगल शहंशाह को उसके विरुद्ध उकसा रहे हैं। वे लोग राजा के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उसने ही अपने पुत्र के साथ मिलकर शिवाजी को भगा देने का षड्यंत्र रचा है। जयसिंह जैसे स्वामी भक्त के लिए यह दोषारोपण सर्वथा दुस्सह था। वह आर्तनाद कर उठा, जिस मनुष्य ने इस प्रकार के विश्वासघात का मनोरथ भी किया हो, उसको भगवान मृत्यु दंड दें। जयसिंह ने इतने वर्ष तक मुगल साम्राज्य की असाधारण सेवा की थी, अब उसके अंतिम दिन अवसाद से आच्छन्न हो उठे। वृद्ध राजा ने कहा, भाग्य के विरुद्ध तो कोई प्रतिकार नहीं, और वह औरंगजेब के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। आदेश आया, जयसिंह को उसके पद से हटाकर दरबार में बुलाया गया था। लाज से विगलित और भय से संतृप्त राजा जयसिंह धीरे धीरे उत्तर की ओर यात्रा करने लगा, किंतु उसने फिर कभी औरंगजेब का मुख नहीं देखा। वह मार्ग में ही मर गया। उसका पुत्र राम सिंह भी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहा। वह आसाम में प्लेग से पीड़ित होकर मर गया। शिवाजी तथा उनके अधिकांश अनुयायी सकुशल लौट आए थे, किंतु शिवाजी के पुत्र संभाजी राजे तो अभी भी स्वदेश से दूर थे। उनको मथुरा के एक मैत्री युक्त ब्राह्मण के पास छोड़ा गया था। यदि मुगल अधिकारियों ने संभाजी राजे का संधान पा लिया, तो वे लोग उनके पिता के पलायन का प्रतिशोध उनसे लेंगे। अतएव शिवाजी ने एक बार फिर अपने अपूर्व कौशल का आश्रय लिया। वे सब लोगों के सम्मुख संशय प्रकट करने लगे कि संभवतः वह जीवित नहीं है, और वे ये भी कहने लगे कि उन्हें संभाजी राजे की गतिविधि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। मुगलों के गुप्तचर समाचार ला रहे थे कि शिवाजी अपने पुत्र के लिए अत्यंत चिंतित थे। तब शिवाजी ने घोषणा कर दी थी कि उनको संभाजी राजे की मृत्यु का समाचार मिला है। वे बहुत रोए और उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे लोग भी शोक का प्रदर्शन करें। शोक का यह प्रदर्शन देखकर गुप्तचर पूर्णतया प्रसन्न चित्त हो गए और उन लोगों ने विश्वास कर लिया कि संभाजी राजे के विषय में वह समाचार सर्वथा सत्य है। 2-4 दिन उपरांत शिवाजी ने एक विश्वास पात्र दूत के हाथ एक पत्र मथुरा भेजा। पत्र में काशी ब्राह्मण से प्रार्थना की गई थी कि वह संभाजी राजे को रायगढ़ ले आए। राजे अभी भी ब्राह्मण बटुक का वेश धारण किए हुए थे। वे काशी के साथ महाराष्ट्र की यात्रा के लिए चल पड़े। उज्जैन में वे दोनों बाल बचे। एक मुगल अधिकारी ने बड़े ध्यान से संभाजी राजे का निरीक्षण किया और संभाजी का आचार व्यवहार देखकर उसको विश्वास हो गया कि वह ब्राह्मण पुत्र कभी नहीं हो सकते। उसने काशी से पूछा, क्या वह वस्तुतः तुम्हारा पुत्र है? काशी ने कहा कि वह उसी का पुत्र है। फिर वह बड़ा कर बातें करने लगा कि वे दोनों प्रयाग की तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने पुण्य सलीला में स्नान किया था और वे मंदिरों में दर्शन करने गए थे, किंतु वहाँ की जलवायु अस्वास्थ्यकर थी, दक्षिण के निवासियों के लिए अस्वास्थ्यकर। उसकी स्त्री तो यहाँ पर रुग्ण होकर मर गई थी। अब वे दोनों पिता और पुत्र शोक संतृप्त होकर स्वदेश की ओर लौट रहे हैं। मुगल अधिकारी बीच में ही बोल उठा, यदि ये वस्तुतः तुम्हारा पुत्र है तो तुम दोनों मेरे सामने एक ही थाली में भोजन करके दिखला दो। एक ब्राह्मण के लिए अब्राह्मण के साथ भोजन करना जाति के आचार का अतिक्रमण था। उस पाप से परित्राण पाने के लिए कठोर प्रायश्चित का विधान था, किंतु काशी तो देख चुका था कि मुगल अधिकारी बड़े ध्यान से उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रहा है। अतः वह एक क्षण के लिए भी किंकरते विमुड़ नहीं हुआ। संभाजी राजे तथा वह दोनों ही एक थाली में भोजन करने बैठ गए। उन लोगों के रक्तज्ञ होने का यह पक्का प्रमाण पाकर मुगल अधिकारी सर्वथा संतुष्ट हो गया। उसने उन दोनों को मुक्त कर दिया और वे लोग किसी नवीन विपद में पड़े बिना ही रायगढ़ पहुंच गए।